नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस समय मैं इंदौर में हूं, एक अवार्ड प्रोग्राम में आया था शामिल होने के लिए। रात को खबर मिली कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो गया है। मैंने खबर नॉकिंग न्यूज़ पे दी और बहुत सारे लोगों ने उस पर तरह तरह के सवाल, तरह तरह की संभावनाएं, तरह तरह की आशंकाएं जताई हैं। बहुत शुरुआती है जांच अभी, और कल का ही मामला है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और लोग अगर ये अपेक्षा करें कि कोई निष्कर्ष निकाल के इसका सामने रख दिया जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तक की परिस्थितियों में जो चीज़ें सामने आई हैं और जो परिणाम हम सामने अपने देख रहे हैं, अभी तक की जांच की जो खबरें मीडिया के ज़रिए हमको मिल रही हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि अतीक अहमद की ये जो हत्या हुई है, इसके कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं और इसके पीछे क्या क्या साजिश की गुंजाइश है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। देखिए, अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से बता दूं, ये तीनों लड़के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से आए थे। 48 घंटे पहले ये तीनों प्रयागराज के एक होटल में रुके। वहाँ से इन्होंने जो योजना बनाई, इस योजना के मुताबिक ये लोग एक मोटरसाइकिल का इंतज़ाम इन्होंने किया। जांच हो रही है किसकी थी, कैसे आई थी। इसके अलावा इन्होंने एक कैमरा, रिपोर्टिंग कैमरा माइक का इंतज़ाम किया और एक वीडियो कैमरा का इंतज़ाम किया। और ये रिपोर्टर बन के वहाँ पहुँचे। इनके पास में एक स्लिंग बैग था, एक लटकाने वाला जो बैग होता है वो था। और वहाँ सवाल पूछते पूछते अचानक एक व्यक्ति ने पिस्टल निकाल के अतीक को गोली मार दी। अतीक का वज़न बहुत ज़्यादा था, तो वो धड़ाम से जब ज़मीन पे गिरा तो एक जो पुलिस वाला साथ में हथकड़ी लेकर चल रहा था, उसके हाथ में भी झटका लगा, उसको चोट आई है। लेकिन मीडिया के एक हिस्से में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि उसको गोली लगी है पुलिस वाले को। घटनास्थल पे 3 गोलियां चलने के खोखे मिले हैं, ऐसा शुरुआती रिपोर्ट्स में आया है। ये घटना की जानकारी है और अगर आप इससे और आगे बढ़ें तो आपको इसको लेकर कुछ और जानकारियां भी मिलती हैं। जैसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे प्रचारित हो रहे हैं जिसमें पकड़े जाने के बाद ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम में आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जय श्री राम के नारे लगाने के पीछे क्या सीधे सीधे एक ही वजह हो सकती है या कई वजह हो सकती हैं। इससे और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ और दिखाई देती है जो सबसे हास्यास्पद है। जिस उमेश पाल हत्याकांड की दुनियादारी की जांच हुई, जिसमें अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया, वो सारे मामलों में वही उमेश पाल हत्याकांड अगर आप देखें तो वहाँ पे जो पुलिस वाला था, वो जो बॉडीगार्ड था और जिसकी जिम्मेदारी थी उमेश पाल की हिफाजत करना, सबसे पहले उसने सरेंडर किया। वो मरने की एक्टिंग करने लगा, सोने की एक्टिंग करने लगा, ज़मीन पे लेट गया और जब देखा कि अब बचने का मौका है तो जान बचा के उठ के भाग गया। ठीक अतीक के केस में भी ये हुआ कि जब गोली चली, तस्वीरें हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सीधे सीधे गोली मार के, वो चाहते तो भाग जाते लेकिन उन्होंने वहाँ पे सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनकी प्लानिंग का ये हिस्सा रहा होगा कि काम करने के बाद सरेंडर कर दो, क्योंकि बाद में पता चला पुलिस ने तलाश के नाम पे दूसरे नाम पे और एनकाउंटर में उड़ा दिया। उत्तर प्रदेश में मैं एनकाउंटर में उड़ा दिया शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर मामलों में ये देखने में आता है कि बहुत एनकाउंटर की जगह कुछ ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं जो बाद में जाँच में कुछ भी आए। जैसे कि आज आपका एनकाउंटर होना है, अधिकांश एनकाउंटर में एक दिन पहले इनाम घोषित कर दिया। ऐसे लोगों का भी एनकाउंटर हो जाता है जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। तो खैर, इस मामले में पुलिस ने ना तो उसके ऊपर गोली चलाई, ना उनको ओवर पावर करने की भी कोशिश नहीं की। जब उन्होंने खुद हथियार डाल दिए तब पुलिस ने उनको पकड़ा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद की रक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की थी उस समय, और पुलिस का जो स्टाफ वहाँ मौजूद था वो उसकी रक्षा करने के लिए कुछ जूझता हुआ नहीं दिखा। तो इतनी भीड़ पुलिस की पास लगाने की ज़रूरत क्यों होती है? अगर आपको ये लग रहा है कि ये साजिश है और इसलिए पुलिस वालों ने जो है वो मरने दिया, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जांच हो रही है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एफिशिएंसी को भी इसमें इग्नोर नहीं कर सकते आप।
अक्सर आप देखते होंगे पुलिस लाइन में हथियारों का प्रशिक्षण हो रहा है, हथियार चला के चेक किए जा रहे हैं और पुलिस वाले बंदूक ही नहीं चला पा रहे हैं, कहीं पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ घटना आती हैं कि दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का हाल है। और इसलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आदमी आलसी होता है तो शॉर्टकट अपनाता है। तो फर्जी मुठभेड़ की बातें जब आती हैं सामने, तो उसके पीछे ये फैक्टर भी दिखाई देता है कि इतना संघर्ष करना, पकड़ने की जिंदा कोशिश करना, उसके बाद सामने वाले का गोली चलाना और आत्मरक्षा में पुलिस का गोली चलाना, ये समझ में नहीं आता। झांसी वाला जो एनकाउंटर हुआ था, जो असद के साथ जो आदमी था, उसकी डर के बारे पेंट गीली हो गई थी। अगर अपराधी पुलिस से एनकाउंटर कर रहा है तो वो साहसी होगा। वो पुलिस से डर रहा होता तो पुलिस पे गोलियां नहीं चलाता। पेशाब तब छूटता है आदमी का जब उसको डर लग रहा हो कि वो खतरे में है, अगले पल कुछ भी हो सकता है और उसके सामने पुलिस वाले यमराज बन के खड़े हों। ये वन साइडेड हो सकता है। एक इन्वेस्टिगेशन और भी है आज तक की, जो बताती है कि जिस रोड पे ये पुलिस ने कहानी बताई कि पुलिस पार्टी दोनों तरफ से आ रही थी, वो बीच में घिर गया। जो दूसरी तरफ वाला हिस्सा है वहाँ से रोड बंद है, वहाँ से पुलिस आ ही नहीं सकती है। जिस हिस्से पे एनकाउंटर हुआ वो बहुत गड्ढों भरा ऐसा इलाका था जहाँ पे कई किलोमीटर तक कोई भाग ही नहीं सकता, मोटरसाइकिल चला के जा ही नहीं सकता। आपके पास में अगर बड़ी एसयूवी तब भी जाना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों पहुँच गए थे। लेकिन आज हम अतीक पे बात कर रहे हैं, कल के एनकाउंटर पे। इस बीच में दिल्ली पुलिस, जो यूपी पुलिस है, उसकी भूमिका पे बात कर रहे हैं। और भूमिका पे बात करते करते यूपी पुलिस की क्षमताओं पे बात आती है तो ये प्रसंग आ गया। अब आप आगे बढ़ें तो मारने वाले कौन थे? एक तो ये है कि जय श्री राम के वो नारे लगा रहे थे, ये कहा जा रहा है। तो आपके दिमाग में एक पहली चीज़ ये आएगी कि भाई ज़रूर कोई जो कट्टरपंथी एक पूरा वातावरण बन रहा है देश में डिवाइड वाला, ये हिंदूवादी लोग होंगे और ये अतीक को मार रहे हैं। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है जिसमें मैं बाद में आता हूँ, सबसे बाद में। दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि हत्यारों की ये योजना का हिस्सा हो कि वो हत्या करेंगे, उसके बाद में जय श्री राम के नारे लगाएंगे, ताकि जो हिंदू फैनेटिक लोग हैं हिंदुस्तान में, उनकी सिंपैथी उन्हें मिल जाए। और मिलती भी दिख रही है। मेरे चैनल पे जो लोगों के मैसेजेस आए हैं वो मैं अभी पढ़ूंगा इसमें, तो आप समझेंगे, तो हमें सिंपैथी मिल जाएगी, लोग हमारा साथ दे देंगे। दूसरा पहलू ये है। तीसरा पहलू ये है कि ये जो व्यक्ति हैं तीनों के तीनों, इनका एक ज़बरदस्त आपराधिक बैकग्राउंड है। तीनों बुरे बुरे केसेस में, एक व्यक्ति तो हत्या के मामले में भी नामित है, यानी वो नामजद मुजरिम। इन तीनों के पेरेंट्स इनको अपने घर परिवार से अलग कर चुके हैं। घर परिवार से जब किसी के पेरेंट्स उसको अलग करते हैं, घर परिवार से माता पिता अगर आपको बेदखल कर दें, तो दो ही परिस्थितियों में करते हैं, या तो आपसे बहुत नाराज़ हों, या वो आपके साथ जुड़े हुए जो जोखिम हैं उन जोखिमों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं कि भाई कल के दिन ये पकड़ा जाए तो हमको पकड़ के पुलिस ना ले जाए। तो इसलिए जो है ये भैया हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर अपराधियों के परिवार वाले इसी तरह से नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन वो मिलते जुलते रहते हैं, आते भी रहते हैं। इनमें से भी एक गया था, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिला के इनका ज़बरदस्त आपराधिक बैकग्राउंड था, इसलिए परिवार वालों ने इनको बेदखल कर दिया था। यानी ये तीनों अपराधी थे, अनगिनत मुकदमे थे, एक के ऊपर तो 16-17 केसेस बताए जा रहे हैं। तो क्या ये अपराधी अतीक को मारने के लिए किसी आपराधिक कारण से गए थे? आपराधिक कारण से अगर ये तीनों जाते हैं अतीक को मारने के लिए, तो आप एक बात सोचिए कि अतीक से इनकी क्या दुश्मनी रही होगी। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। क्या अतीक को पुलिस की गिरफ्त में होने के कारण एक सॉफ्ट टारगेट समझा गया और उसकी हत्या करने का उसके जो विरोधी गैंग हैं, अपोजिट गैंग हैं, जिन गैंग से अतीक के गैंगवार चलते थे, अदावत चलती थी, जिनके लोगों को अतीक ने भी कभी मारा होगा, उन्होंने 3 लोगों को, शूटर्स को भेजा कि आप जाके अतीक को मार के आओ। ये भी एक संभावना लगती है। जैसा मैंने शुरू में बताया, बहुत शुरुआत है, जितनी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं उनके आधार पर जो हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसमें ये संभावनाएं सामने आ रही। चौथी संभावना, जय श्री राम। जय श्री राम का एक पॉलिटिकल भी पर्सपेक्टिव है। जहां मारा गया
उसकी मूवमेंट का जो ट्रैक है वो वेल इन एडवांस अगर किसी के पास था, दोपहर को कहाँ ले जाएंगे, शाम को कहाँ ले जाएंगे, इसके बाद कहाँ निशानदेही के लिए जाएंगे, मेडिकल के लिए कब ले जाएंगे, ये जानकारियाँ सरकार के पास थीं या पुलिस के पास थीं। या तो पुलिस इनएफिशिएंट है या पुलिस में कुछ मोल्स हैं जिन्होंने इस जानकारी को आगे लीक किया। बहुत सारे पुलिस वालों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा कि इस तरह के मामलों में सस्पेंड होने वाले पुलिस वालों का बाद में क्या होता है, सबकी नौकरियां सामान्य चलती हैं, इवन उनकी एक बैड एंट्री भी नहीं होती है उनके रिकॉर्ड में ज़्यादातर केसेस में। तो इस मामले में किसके पास जानकारी थी कि अतीक कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? जाहिर बात है पुलिस के पास जानकारी थी, सिस्टम के पास जानकारी थी और सरकार के पास जानकारी थी। मैंने परसों एक वीडियो आपको दिया था जिसमें मैंने बताया था कि एक असद की हत्या होना, असद का इनकाउंटर होना इस पूरे देश के राजनीतिक विमर्श को बदल देता है। असद के मारे जाने का मतलब था कि इस देश की राजनीति हिंदू मुसलमान में 80-20 में बदलने जा रही है। ये मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी कहा था आपसे कि 80-20 में राजनीति के बदलने का मतलब ये है कि अब वोटों का जो पोलराइजेशन होगा उसमें आदमी को सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिखाई देगा, अपना पराया दिखाई देगा और उसमें बहुत सारे मुद्दे जैसे कि वो सारी रकम जो अडानी की शेल कंपनियों में है उसमें कितनी रकम किसकी है, कहाँ से आई है, उसमें कौन कौन पॉलिटिकल फोर्स कहाँ से इन्वॉल्व है। दूसरा, क्या उसमें किसी का पैसा लगा हुआ है? और अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिया और वो आरोप ये लगाया उन्होंने कि पैसा मोदी जी का है। उन्होंने तो कह दिया कंपनी ही मोदी जी की है। इस तरह के जब बहुत सारे आरोप लगते हैं, 100 में से 100 लोग विश्वास नहीं करते हैं, 100 में से 60 लोग भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन 100 में से 20 लोग विश्वास कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स में इन बातों की बहुत अहमियत होती है। बार बार अडानी का मसला अगर दोहराया जा रहा है उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। डिग्री का मामला है, बीजेपी का जो वोट बैंक है और जो उसका वोट बेस है, जो लोग सबसे ज़्यादा बीजेपी को पसंद करते हैं वो उस एलिटिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, वो अभिजात्यवादी ऐसे लोग हैं। अभिजात्यवादी होना और अभिजात्य होने में अंतर है। आप गरीब होकर भी अभिजात्यवादी सोच रख सकते हैं। वो ये मानते रहे हैं कि पढ़ना लिखना विद्वान होने की निशानी है, समझदार होने की निशानी है और आपके काबिल होने की निशानी है, जो मिडिल क्लास है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी में उसको पढ़ाई लिखाई से ही कुछ मिलता है, वो उसे इतर नहीं सोचता। तो अगर मोदी जी की डिग्री के नकली या असली होने का मसला आता है या उनके पढ़े लिखे ना होने का, जैसे केजरीवाल ने मसला उठाया, वो मसला आता है, तो निश्चित तौर पे मोदी जी की काबिलियत पे जो सवाल उठता है वो उनके अपने वोट बैंक के बीच में उठता है, उनके अपने लोगों के बीच में उठता है। अगेन, इतने वर्ष से कोई राय बदल देगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक संभावना बनती है और एक नुकसान होता है। पॉलिटिक्स में छोटे छोटे नुकसान मिलके बड़ा नुकसान बना देते हैं। तो ये सारे जो विमर्श थे, आपका पॉलिटिकल विमर्श जिसमें भी आप, जिसको कि आप कह सकते हैं कि अडानी केस, दूसरा डिग्री केस या जितने भी चीज़ें हैं, अब ये सब इश्यूज़ इस बड़े धमाके के सामने छोटे हो गए। आने वाले समय में मैंने असद के केस में कहा था और अब ये राजनीति और मजबूत हो जाती है। अब अतीक और असद मिला के एक बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान विमर्श खड़ा करते हैं। दूसरी चीज़, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 2-3 दिनों से बार बार एक चीज़ लीक की जा रही है, एक बयान दिया जा रहा है, और वो ये कि अतीक अहमद का ISI से, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उससे संबंध है। पूछताछ के दौरान अतीक ने ये माना है। जब पूछताछ की ये खबरें आती हैं तो उनको बहुत पुष्ट इसलिए नहीं माना जाता कि या तो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पुलिस चार्जशीट में लिखे और वहाँ पे उनका वकील अतीक का जो है काउंटर करे, उसके तर्क सामने आए, तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ दाल में काला है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत इनिशियली जांच में एक रिपोर्ट लीक होती है, यानी पाकिस्तान से संबंध, यानी मुसलमान और पाकिस्तान से संबंध एक तरह से भारत में एक जो हिंदू
एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसके लिए ये एक कारण बनता है, एक डिवाइड खड़ी करने का, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। यानी हम हिंदू हैं और ये देखिए पाकिस्तान से मिला हुआ एक मुसलमान था। ये रिफ्लेक्शन जो है ये आपको पॉलिटिक्स में मदद करता है, और जो आपका वोट बैंक था, जो डिग्री विग्री चीज़ों में विश्वास करता है, जिसको लगता है कि डिग्रीदारी अगर नहीं है आदमी तो वो काबिल नहीं है, वो आपके ही लोग हैं। अब मैं इसके साथ ही जो आप लोगों ने टिप्पणियाँ अभी तक लिखी कल रात से अभी तक, उनको आपसे साझा कर रहा हूँ। उसके कारण आपको ये पता चलेगा कि देश में चीज़ें कैसे जा रही हैं और लोग क्या सोचते हैं। और ये जो एक पॉलिटिकल बात मैंने जो कल के वीडियो में भी कही थी, वो किस हद तक इसमें जा रही है, उस दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, या क्या ये 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा बनने जा रहा है। जैसे पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार बनी थी, हिंदू मुसलमान, एक अपराधी मुसलमान, उस अपराधी मुसलमान का पाकिस्तान का एजेंट होना, उसकी हत्या हो जाना और हत्या करते समय जय श्री राम के नारे लगाना, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। गैंग वार वाला एंगल भी मायने रखता है, क्योंकि यूपी में गैंगवार जातियों के आधार पर होती रही है और ये बार बार 100 जगह लिखा गया है। मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर जातिगत भेदभाव गैंग्स के बीच में करने के आरोप लगते रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी जैसा ब्रजेश टेंगे 14 साल से जेल में बंद थे, लेकिन योगी जी की सरकार में आते ही वो जेल से बाहर हो जाते हैं। अब मैं लोगों के जो मैसेजेस हैं आपके उनकी मैं बात करता हूं और उन मैसेज को पढ़ता हूं। अब देखिए, एक तो जो जय श्री राम मैंने खबर में लिखा कि कुछ वीडियो सामने आए जिसमें जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो इसमें रिस्पॉन्स आया, तूने सुना क्या कि उन लोगों ने जय श्री राम कहा। इसके अलावा एक आया है रिप लॉ एंड जुडिशरी। इसके अलावा एक अतुल उगांवकर हैं जो वो लिखते हैं रिप डेमोक्रेसी। इसके अलावा एक शराफुद्दीन अहमद साहब हैं, 7 साल जब 700 साल की सत्ता नहीं रही तो ये कितने दिन खून की होली खेलकर सत्ता में रहेंगे। आप सोचिए, जो लोगों के दिमाग में मैसेज जा रहे हैं। अविनाश कपूरवार कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक की बातों से ध्यान बटाने के लिए ऐसा किया गया। देखिए, एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिमाग में आती है। अब 8 दिन यही चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ध्यान ज़्यादा बड़ा बट गया है। सत्यपाल मलिक तो ये बातें जो कह रहे हैं ये बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, किसान आंदोलन के टाइम से कहे जा रहे हैं। और सत्यपाल मलिक, देखिए ऐसा होता है कि जब मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाऊं और मेरी आपसे दुश्मनी है तो मेरे इल्ज़ाम की सत्यता आधी आप अपने आप कर लेते हैं, भैया इस पर क्या भरोसा करें, ये तो दुश्मनी है इसलिए बोल रहा है, इसका तो काम ही है बोलने का। तो सत्यपाल मलिक की इमेज ही वो मोदी के खिलाफ बोलना ही बोलना है उनको। तो जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं वो सत्यपाल मलिक के बयान को बहुत ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, जो पसंद करते हैं उनको लगता है ये तो बोलता है। तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होने वाला था कि बहुत डैमेज होने वाला हो, लेकिन एक छोटा डैमेज जब होता है। एक MS ठाकुर साहब गजब की प्लानिंग सफल कर दी। पुलिस ने अब सब कुछ मीडिया के सामने होने दिया ताकि नकली एनकाउंटर ना करना पड़े। ये भी एक सोच है। कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के सामने आपने हत्या हुई है, लोग पकड़े गए हैं, समर्पण कर दिया है, नारे लगा रहे थे वगैरह वगैरह, और ये इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। इसके बाद अमजद खान कहते हैं जिस स्टेट में 90% नेता गैंगस्टर या गैंगस्टर्स के सपोर्टर हों, वहाँ खुद CM पर गंभीर आरोप हों, मर्डर, दंगा और धमकी, धार्मिक उन्माद बढ़ाने का, ये इनका कहना है, इन्होंने लिखा है। इसको जांचने की ज़रूरत है और केसेस पेंडिंग हो और अपने ही ऊपर से वो केस वापस ले ले। ये भी एक तथ्य इसमें जोड़ना चाहूँगा मैं। उसमें आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और फिर एक है KPJ इनोवेशन ग्रुप, इन्होंने लिखा है कि सत्यपाल मलिक से ध्यान बटाने के लिए है। ऋतुजा लिखती हैं कि ये सब दंगे करवाने, सत्ता पाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। जयंत गिरी लिखते हैं उन हत्यारों का क्या होगा कुछ नहीं, पता नहीं, थोड़े दिन बाद पता चलेगा, वो जेल से भाग गए। दोषी वो है जिसे इस कांड का लाभ होगा। ये सीनियर मोहम्मद का ये टिप्पणी बहुत शानदार है। देखिए, कौन क्या बयान दे रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं, आप ये देखिए कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। जिस व्यक्ति को लाभ हो रहा है वही इसके पीछे हो सकता है।
इतने एनालिसिस के बीच में आपको एक मोटा अंदाज़ा लगा होगा कि सबसे ज़्यादा लाभ में कौन और क्यों रहने वाला है। तो निश्चित तौर पे वो ही चाहेगा कि ऐसा हो जाए। अब उसने किया है कि नहीं किया ये एक अलग मसला है। इसके अलावा राजीव रंजन कहते हैं पुलवामा केस का एक्सपोज वीडियो को दबाने के लिए गोदी मीडिया ने ये सब किया गया है। वो जो सतपाल मलिक का इंटरव्यू है उसकी बात करें, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलवामा के मामले में सतपाल मलिक को, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको ये सलाह दी गई थी कि आप जो है वो चुप रहें। माफ़ कीजिए, गवर्नर थे, उसका फुल स्टेट थी कि आप चुप रहें और इस मामले पे ज़्यादा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि और कौन से मामले पे कि उनको हवाई जहाज़ से जाने के लिए जवानों को क्यों नहीं दिया गया, उस मामले पर। जय श्री राम के नारों से पता पड़ा है पूरा सोशल मीडिया। ये है हैक मोबाइल बचाए, ये बता रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे लोग जय श्री राम के नारे लिख रहे हैं इस हत्या के बाद में। इससे पता चलता है कि जहाँ पे हिट करना चाहिए, जो सोशल डिवाइड क्रिएट करके हिंदू मुसलमान का और उसको 24 के चुनाव के एजेंडे में बदला जा सकता है, वो कोशिशें शुरू हो गई हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे नारे दिख रहे हैं, ये हमेशा लोग खुद लगाएं ऐसा नहीं होता है। मशीनों के ज़रिए, बॉट्स के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हज़ारों मैसेज फ्लैश किए जाते हैं सोशल मीडिया सेल में, और वो मैसेज कई बार आइडेंटिकल मैसेज होते हैं। और वो मैसेज आपको मिल रहे हैं तो आपको लग रहा है सब तरफ जय श्री राम चल रहा है, लोगों में नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बिठाया जा रहा है। और दूसरी कम्युनिटी जो मुस्लिम्स हैं, उनको ये लग रहा होगा कि देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कितनी नफ़रत है हिंदुओं के मन में हमारे लिए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके राजनीति में बदल जाती है। 40 जवानों की न्यूज़ छोटी है और गुंडे की न्यूज़ बड़ी है, ये कहा है श्री कृष्ण यादव ने। इसके अलावा हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, बहुत सारे लोग रख रहे हैं कि जय जी कीप इट अप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और इंडो बाबा द्विवेदी कह रहे हैं कि रक्त और शवों की राजनीति, पुलिस की देखरेख में कत्ल हो रहे हैं, किसी भी तरह धार्मिक दंगे हो जाएं, क्योंकि कर्नाटक गया तो सब खत्म। इनका कहना है 2024 नहीं, ये कर्नाटक के लिए खेल चल रहा है। कर्नाटक में एक डिवाइड है हिंदू मुस्लिम का, एक कट्टरपंथ वहाँ पे। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि अतिक का यही हाल होना था, क्योंकि सत्यपाल मलिक से ध्यान बटाना था। इसी तरह से मुकेश कुमार कह रहे हैं जिसका डर था वही रास्ते पर जा रही है, 2019 की तरह 2024 के लिए भी हिंदू मुस्लिम का ही सहारा बचा है बीजेपी को। पब्लिक तो है ही मासूम जो ये समझती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि क्या जनता सेफ है, ये भी वो सवाल पूछ रहे हैं। राजकुमार जी ने कहा आपका चैनल शुरू हुआ था तो कोरोना, इन्होंने मेरी बहुत बुरी बातें की हैं, तो मैं क्यों पढ़ूं ऑब्वियसली, लेकिन अगर उन्होंने अच्छे शब्दों में बुरी बात कही होती तो मैं पढ़ देता। गणेश शर्मा लिखते हैं जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। गणेश शर्मा जी बहुत उत्साहित हैं इस पूरे मामले के साथ, उन्होंने 2-3 कमेंट लिखे हैं। और अब आतंकवाद ही इस देश का भविष्य है, ये लिख रहे हैं बाज साहब। शमसुल इस्लाम लिख रहे हैं ये मर्डर लगता है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व लगती है। इसी तरह के बहुत सारे रिस्पॉन्स हैं। अरुणव जी लिखते हैं कि गैंगस्टर का मजहब होता है पर टेररिज्म का मजहब नहीं होता। मतलब इनका कहना ये है कि आप जो है वो उसको मजहब के नज़रिए से जो देखा जा रहा है वो नहीं देखा जाना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आरव वर्मा कह रहे हैं कि मोदानी से ध्यान हटाने की वजह से ये सब हो रहा है। बहरहाल जो चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी बहुत मैसेज हैं। और किसी ने लिखा है कि इनके मर्डर से हित सपा का ही सधेगा। कुल मिला के अलग अलग जगहों पे जो विमर्श आ रहा है, जो लोगों के बीच से आवाज़ आ रही है, वो ये बता रही है कि इसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये जनता कह रही है। जनता कह रही है कि राजनीतिक कारणों से ये कांड हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे देश में हम ज़्यादातर चीज़ों में राजनीति अगर नहीं भी होती है तो खोज लेते हैं, ये हमारी भारतीयों की प्रवृत्ति है। लेकिन एक चीज़ बहुत स्लेट पे साफ है कि इसके बाद जो दरार है समाज में, जो सांप्रदायिक विभेद है, वो बड़ा है। आप कह सकते हैं कि साहब आप गैंगस्टर को मुस्लिम की तरह कैसे देख रहे हैं। ठीक है, गैंगस्टर को मुस्लिम की तरह से आप देख रहे हैं या आप कह सकते हैं, लेकिन इस मामले में जब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जय श्री राम दूसरे नारे लग रहे हैं, नारे को भी छोड़ दें, सोशल मीडिया पे जो माहौल है उसको देखते हुए
कोई भी नहीं कहेगा कि इसके पीछे सांप्रदायिक एजेंडा नहीं, यानी एक सांप्रदायिक मैसेज इसका गया है, भले ही ये बिल्कुल सांप्रदायिक नियत से ना किया गया हो। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि भाई उन लड़कों पे गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने, वगैरह वगैरह, लेकिन पुलिस का रोल जो है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी है, ये सिचुएशन है, ये स्थिति है, ये हालात हैं। अब इसको हम नेक्स्ट फेज़ में हमको समझना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे डेवलपमेंट शेप लेता है। अभी तक की यूपी सरकार की जो जांच है, यूपी सरकार क्या कर रही है इसको भी समझना ज़रूरी है। और योगी ने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने जो है वो बहुत सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया है जिसमें 3 लोगों को 3 जजेज होंगे जो जांच करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुझे हर 2 घंटे पे इस मामले में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उससे अपडेट किया जाए। एक सवाल जो मेरी तरफ से, आप लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं, पिछले कार्यकाल से किए जा रहे हैं, हर जिले में एनकाउंटर, बहुत सारे अपराधी आपने कहा मार दिया। आपने कहा योगी राज में अपराधियों को डर लगता है। खुद योगी जी का बयान था, अगर मुझे ठीक से याद है, कि अब अपराधी कहते हैं कि भैया हमको जेल से बाहर नहीं आना, जेल में ही रहने दो। एनकाउंटर से डरते हैं। एक तो मुख्यमंत्री एक अवैध अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, एनकाउंटर को, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी कि योगी राज्य में, यूपी में सारा का सारा कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम नियंत्रण में, अपराधी कांप रहे हैं, अपराधी का डर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो अपराध कर दें। ये एक विमर्श था जो आपको लगातार संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड से लेकर इस घटनाक्रम तक पूरा का पूरा ये बताता है कि आपकी जो एनकाउंटर वाली रणनीति थी उससे कुछ नहीं हुआ है, और यूपी में गैंगस्टर मज़े में हैं। ये फ़र्क पड़ा है कि जो गैंगस्टर जिस पार्टी के पक्ष का था उस हिसाब से उस पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और गैंग वॉर भी जब अगर सरेआम सड़क पे हथगोले फेंके जाएं, गोलियां चलाई जाए, मर्डर किए जाए, पुलिस की कस्टडी में मर्डर किया जाए, तो आप किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं।